हेलो फ्रेंड्स, इन दिस शॉर्ट वीडियो हम लोग जानेंगे एलेगरी के बारे में कि एलेगरी क्या होती है। हम लोगों को जैसे कि पता है कि हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में ये डिस्क्राइब है एलेगरी क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सिलेबस में ये एलेगरी के बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे क्या होता है, और इन डेप्थ में जो कुछ भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं, और उसके साथ साथ जो भी कुछ आपको समझाने के लिए होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक। तो पहली चीज, अगर हम लोग जाने कि एलेगरी क्या होती है, फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि व्हाट इज एलेगरी। ठीक है। अगर हम लोग जाने कि एलेगरी क्या होती है, तो पहली चीज अगर हम लोग जाने कि एलेगरी क्या होती है, व्हाट इज एलेगरी, तो पहली चीज है कि एलेगरी होती क्या है। तो देखो, एलेगरी कोई भी पोइट्री, कोई भी नॉवल या कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ लिटरेचर हो सकती है जिसमें दो मीनिंग होते हैं। जो मेन चीज है वो ये है कि इट हैज टू मीनिंग, लिटरली इट हैज टू मीनिंग। ठीक है। तो दो मीनिंग इसमें होते हैं। ठीक है। तो एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच हैज टू मीनिंग इज कॉल्ड एलेगरी। ठीक है। अब ये दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सरफेस मीनिंग। ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझ आएगा। और दूसरा होता है हमारा हिडन मीनिंग। ठीक। हिडन मीनिंग, जो सरफेस मीनिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं लिटरल मीनिंग, और जो हिडन मीनिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है। तो हम लोगों को पता लगा एलेगरी क्या होती है। एलेगरी इज मतलब एलेगरी नॉवल भी हो सकती है, एलेगरी पोएम भी हो सकती है, एलेगरी एक शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है, और एलेगरी एक नॉवेला या एलेगरी कुछ भी हो सकती है। तो एलेगरी इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच हैज टू मीनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू मीनिंग। ये आपको याद रखना है कि एलेगरी क्या है। वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसके दो मीनिंग होते हैं। अब वो दो मीनिंग कौन से होते हैं, एक सरफेस मीनिंग होता है और एक हिडन मीनिंग होता है। सरफेस मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल मीनिंग, और हिडन मीनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ आया, दो ये मीनिंग होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे, यहीं पे हम लोग या तो डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं इसकी, साथ साथ जो है हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन जो लिखी है वो क्या है, एलेगरी इज अ स्टोरी और अ पोएम और पिक्चर दैट हैज हिडन मीनिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल सेंस। अगर सीधे सीधे भाषा में कहें तो दो मीनिंग इसमें होते हैं। जैसे एलेगरी इज अ स्टोरी और अ पोएम और अ पिक्चर दैट हैज हिडन मीनिंग, एक हिडन मीनिंग होता है और एक लिटरल सेंस होता है। मतलब एक तो इसका ये हो गया सरफेस मीनिंग, ठीक है, और ये आपका हो गया सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है। दो इसके मीनिंग आपके हो गए। ठीक है। तो ये चीज़ है। और लिटरेरी वे में या बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज करके तो आप कह सकते हो इट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, जो आपको हालांकि समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच करेक्टर इवेंट्स एंड सेटिंग्स स्टैंड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। देखिए, एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा कि मैंने बताया कि एलेगरी क्या होती है, मतलब जो कि जिसके दो मीनिंग होते हैं, बट वो जो लिटरल मतलब टू मीनिंग्स होते हैं, वो एज अ करेक्टर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता है पोएट, एज अ सेटिंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और एज किसी पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू भी। जैसे इट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर विच करेक्टर इवेंट्स सेटिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, किसी चीज के भी थ्रू जो है ऑथर जो है इस चीज को हम लोगों को वो कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज है। तो एलेगरी इन शॉर्ट क्या है, एलेगरी विच हैज टू मीनिंग, सरफेस मीनिंग और डीपर मीनिंग। देखो, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाने का नहीं है, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एलेगरी क्या होता है। एलेगरी वो चीज होती है जिसके दो मीनिंग, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर हो सकती है जिसके दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल मीनिंग विच इज कॉल्ड सरफेस मीनिंग, एक डीपर मीनिंग विच इज कॉल्ड हिडन मीनिंग या सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डुअल मीनिंग। ठीक है। जैसे कुछ फीचर्स की एलेगरी की, कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई पर्टिकुलर वर्क एलेगरी है। तो देखिए, पहली चीज है कि इट हैज डुअल मीनिंग, इसके दो मीनिंग होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात करी, एक लिटरल मीनिंग होता है और एक सरफेस मीनिंग होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एलेगरी में यही है कि इट हैज टू मीनिंग। ठीक है, एक लिटरल मीनिंग और एक सरफेस मीनिंग। बट थोड़ा इन डेप्थ में जाने के लिए हम ये भी बता सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक में कि इट हैज सिंबोलिज्म। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने उठता है कि कैसे इसमें सिंबोलिज्म है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिंबोलिज्म के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म भी कहीं ना कहीं इट इज सिमिलर टू एलेगरी, बट सिंबोलिज्म में भी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के थ्रू हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बट एलेगरी में क्या होता है, जो एलेगरी में सिंबोलिज्म होता है वो एक्सटेंडेड सिंबोलिज्म होता है, या पूरे थ्रू आउट वर्क में सिंबोलिज्म होता है।
जैसे आपको इजी लेमन भाषा में समझाऊं तो जैसे कोई सिंबोलिज्म है, जैसे अगर हम बात करें कि व्हाट इज सिंबोलिज्म, तो सिंबोलिज्म को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पोइट्री में या किसी भी पोएम में सिंबोलिज्म एक पर्टिकुलर स्टेंजा में, एक पर्टिकुलर करेक्टर, जैसे अगर नॉवल है तो एक पर्टिकुलर करेक्टर के थ्रू या पर्टिकुलर चैप्टर में सिंबोलिज्म हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बट एलेगरी में क्या होता है, एलेगरी में जो सिंबोलिज्म होता है विच इज थ्रू आउट द वर्क, पूरे वर्क में मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेंजा में आपको मतलब दो मीनिंग दे रहा है, बट एलेग्रिकल जो वर्क होता है वो थ्रू आउट द वर्क हमें दो चीजें समझाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंबोलिज्म एंड आप सिंपल ऐसे भाषा में कह सकते हो कि इट हैज एक्सटेंडेड सिंबोलिज्म। ठीक है, आप कह सकते हो इट हैज एक्सटेंडेड सिंबोलिज्म। सिंपल भाषा में आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। और ये चीज़ें आपके डिस्क्रिप्टिव जब एग्जाम लिखेंगे तो आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी पता होंगी, तो अगर कुछ ऐसा वर्क आता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो एलेगरी रिलाई ऑन द टेक्निक ऑफ सिंबोलिज्म, वही हम लोगों ने बात करी, बट आर डिस्टिंक्ट एज एवरी मेजर एलिमेंट करस्पॉन्ड टू अ हिडन आइडिया और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एवरी मेजर एलिमेंट, ठीक है, तो एवरी मेजर एलिमेंट, तो यहाँ पे है ना कि एलेगरी में क्या होता है हर मेजर एलिमेंट, जैसे अगर मान लो पोइट्री में कुछ सिंबोलिज्म है, तो पोइट्री में सिंबोलिज्म का मतलब ये नहीं है कि each and every element of that particular poetry will define anything to you, but in allegory each and every element of that particular work will define you anything। ठीक है, जैसे अभी हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे एनिमल फार्म का, तो आपको अच्छे से समझ आएगा इसका पर्पस क्या होता है। तो ऑफ्टन एम्स टू टीच यू क्रिटिक और कमेंट यू सोशल हो, तो सिंपल सी भाषा है कि इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस ये होता है कि टू टीच यू एनीथिंग। किसी भी एलेक्ट्रिकल वर्क का जो मेजर जो पर्पस होता है वो टू टीच यू एनीथिंग। ठीक है, अब मोरालिटी के वे में आपको टीच कर सकता है, जब हम लोग अभी टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोरल वे में आपको टीच कर सकता है, रिलीजियस वेज में आपको टीच कर सकता है, ठीक है, फिलोसफिकल वे में आपको टीच कर सकता है, एंड सो फॉर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो है पर्टिकुलर चीज़ों को आपको बताया जा सकता है। ठीक है, कॉमन फॉर्म्स होता है फाउंड इन फेबल्स। फेबल्स हम लोग जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो फेबल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है जिसमें एनिमल्स जो है वो मतलब जैसे एनिमल फार्म है वो बीस्ट फेबल है। तो बीस्ट फेबल का मतलब क्या होता है, बीस्ट फेबल है या लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, तो इसमें जो एनिमल होते हैं, जो एनिमल होते हैं दे स्पीक लाइक ह्यूमंस और दे हैव द टेंडेंसी ऑफ दे हैव द क्वालिटीज और हैबिट्स लाइक ह्यूमंस। तो बेसिकली एक तरीके से फेबल्स में क्या होता है, एनिमल्स को लाइक ह्यूमंस डिपिक्ट करा जाता है, तो वो फेबल्स होते हैं। तो मोस्टली फेबल्स एलेग्रिकल होते हैं। फिर अभी हम लोगों ने जैसे पहले बात करी थी व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो हम लोग समझ गए सिंबोलिज्म क्या होता है कि सिंबोलिज्म एक पर्टिकुलर वर्क में होता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। जैसे एक मान लो पोइट्री है, तो पोइट्री के पर्टिकुलर स्टेंजा में सिंबोलिज्म देखने को मिल सकता है, बट एलेगरी में थ्रू आउट द वर्क होता है। एलेगरी यूजेस अ सस्टेन्ड सिंबोलिज्म थ्रू आउट एन एंटायर वर्क टू कन्वे इट्स अंडरलाइंग मैसेज, व्हाइल सिंबोलिज्म में अपीयर sporadically, वन सिंबल डज नॉट मेक अ नैरेटिव एन एलेगरी। वही बात है इंग्लिश में लिखी हुई है कि जो सिंबोलिज्म होता है वो मे बी एक लाइन में जो है आपको कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे जो सिंबॉलिक पोएट हैं उनके वर्क में ऐसे नहीं कि पूरे वर्क में ही हमें कुछ ना कुछ हर चीज बता रही है, बट एलेगरी में पूरे वर्क में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, फिर आ गया फीचर्स ऑफ दो ये होते हैं, यूज पर्सोनिफिकेशन यूज करता है, ऑफ्टन डील्स विद। हाँ देखो, इसमें जो हम लोग इसके टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे तो टाइप्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। किस किस टाइप से पढ़ता है, जैसे एक मोरालिटी है, एक पॉलिटिक्स है और एक रिलीजन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है हमारी एलेगरी होती है। एक एक टाइप को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एलेग्रिकल वर्क थे दिस इज वेरी फेमस इन मिडिवल लिटरेचर। मिडिवल लिटरेचर में जो एलेग्रिकल वर्क थे काफी ज्यादा फेमस थे। मिडिवल लिटरेचर में जैसे एक वर्क था हमारा एवरीमैन, ठीक है, बहुत फेमस वर्क है, अननोन राइटर का वर्क है। एक है हमारा फेरी क्वीन, ठीक है, ये वर्क है। हालांकि फेरी क्वीन जो है ये एक रिलीजियस एलेगरी है, बट ये मिडिवल लिटरेचर में रेनेसा टाइम में ये थी। और भी कुछ वर्क हैं जो कि जो मतलब मिडिवल लिटरेचर में एलेगरी बहुत फेमस फॉर्म ऑफ लिटरेचर थी। ये आप लिख लें अपने नोट्स में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलेगरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलेगरी में देखो, पहले जो टाइप ऑफ एलेगरी है वो है हमारी मोरल एलेगरी। हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं, फिर आपको पढ़ के भी बता देना मोरल एलेगरी। ठीक है, एलेगरी। ठीक, तो मोरल या इसको हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम इसका है रिलीजियस। ठीक है, तो मोरल या रिलीजियस एलेगरी क्या होता है, सिंपल या लेमन टर्म्स में बात करें तो मोरल एलेगरी में क्या होता है, इसमें जो ऑथर होता है विद हिज वर्क एक मोरल लेसन देने का या एक रिलीजियस रिडम्पशन देने का ट्राई करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक वर्क है एवरी मैन।
अभी हमने ऊपर भी बात करी थी इस वर्क की, एवरीमैन, ये एक मोरालिटी प्ले है। अगर आपने पढ़ा हो तो एक मोरालिटी प्ले है, और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पीवाईक्यू नेट है, मोरालिटी प्ले पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। ठीक है, तो एक मोरालिटी प्ले है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी करेक्टर्स होते हैं इस वाले प्ले में ना, जो भी करेक्टर्स होते हैं, दे आइदर रिप्रेजेंट वर्च्यू और वाइस। ठीक है, तो इसमें जो करेक्टर्स होते हैं, जो ये प्ले है एवरीमैन बाय अननोन राइटर, इसका कोई राइटर नहीं है, हम लोगों को पता नहीं कौन राइटर है। तो इसमें जो भी करेक्टर होते हैं वो या तो वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं या वो वाइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब या तो कुछ अच्छाई उनके अंदर होती है, कुछ क्वालिटी उनके अंदर अच्छी होती है, वो उस चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेमन समझा, जैसे गुड है, तो गुड एक क्वालिटी है, कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, बट इस वर्क में एवरीमैन में गुड जो है एक ह्यूमन होगा, बैड एक ह्यूमन होगा, ठीक है, हेल एक ह्यूमन होगा, हेवन एक ह्यूमन होगा। ह्यूमन मतलब एक बंदा होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई बंदा होगा, वो हेल की उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा, इस तरीके से इस वर्क में है। तो ये एक बहुत फेमस रिलीजियस एलेगरी है। दूसरी रिलीजियस एलेगरी आपको पता होगा, जो कि बहुत फेमस है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, दो दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। पिलग्रिम प्रोग्रेस, ठीक है, पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियान की, ठीक है, आगे लिखा भी है। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस 1678 शायद डेट है इसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1678 इसका वर्क है, डेट है, और ये भी एक बहुत फेमस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियान की है, बहुत फेमस जो है रिलीजियस एलेगरी है, जिसमें क्रिश्चियन जो प्रोटैगनिस्ट होता है, इसके जो है जर्नी दिखाई जाती है, कि कैसे ये जर्नी टुवर्ड्स सेल्वेशन, इसकी जर्नी टुवर्ड्स सेल्वेशन जो है इस वर्क में ये दिखाते हैं। और जो जर्नी टुवर्ड्स सेल्वेशन होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उस ऑब्स्टिकल्स को हमारे वर्क में दिखाया गया है। हालांकि बस आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। दूसरी जो टाइप है, चलिए पहले इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। तो मोरल और रिलीजियस एलेगरी टीचेस मोरल और स्पिरिचुअल लेसन, जैसा कि हम लोगों ने बात करी। जैसे एवरीमैन अ मिडिवल प्ले वेयर कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट वर्च्यू एंड वाइसेस, सिंपल। ठीक है, फिर आती है हमारी पॉलिटिकल एलेगरी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल एलेगरी की, तो देखिए पॉलिटिकल एलेगरी जो है, पॉलिटिकल एलेगरी की अगर हम लोग बात करें, तो पॉलिटिकल एलेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल एलेगरी के थ्रू जो ऑथर होता है वो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है या पर्टिकुलर गवर्नमेंट रिजीम होती है उसको क्रिटिसाइज करने की ट्राई करता है। तो पॉलिटिकल एलेगरी क्या होती है, जिसमें जो ऑथर होता है वो पॉलिटिकल अपने वर्क के थ्रू आपको एक लिटिल मीनिंग होगा उसका। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका ऑफ कोर्स आता है एनिमल फार्म। ठीक है, अब वैसे तो मुझे जो बेस्ट पॉलिटिकल लगी, हालांकि ये सभी को लगती है, बट मुझे थोड़ा एप्सिलम एचिस्टो फेल जो है वो भी बहुत अच्छी लगती है, बट उसको मैं नहीं डिस्क्राइब करूंगा, इसको करूंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, दो हमारी पॉलिटिकल एलेगरी लिखी हुई है। तो पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल फार्म की, और एनिमल फार्म से आपको पूरी तरीके से जो है पॉलिटिकल एलेगरी समझ आ जाएगी, और आपके सिलेबस में भी है। तो इसमें क्या है, ये जो एनिमल फार्म है ये एक नोवेला है बाय जॉर्ज ऑरवेल, आपको पता होगा। इस नोवेला में क्या है कि इसमें जो रशियन स्टालिन गवर्नमेंट थी, स्टालिन ये एक रियल बंदा है। स्टालिन कौन है, ये एक रियल बंदा है, पहले आप याद रखना, ये एक रियल पर्सनैलिटी है। इसकी जो रशियन गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज करने का ट्राई करा है हमारे जॉर्ज ऑरवेल ने। ठीक है, तो जो वर्क है, अब हम लोग वर्क की बात करते हैं, तो वर्क में दो इसमें पिग्स की स्टोरी है, हालांकि पिग्स की स्टोरी नहीं है, एनिमल्स की स्टोरी है। बट जो एक एनिमल फार्म होता है उस फार्म में पिग्स जो होते हैं वो एक मेजोरिटी में होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो दो पिग की स्टोरी है, एक पिग का नाम होता है नेपोलियन और दूसरे का नाम होता है स्नोबॉल। ठीक है, तो जो हमारा ये नेपोलियन है ये स्टेलिन को रिप्रेजेंट करता है, और स्नोबॉल जो है हमारा वो ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे वर्क में भी है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपको पढ़ना ही है आगे। तो नेपोलियन जो है स्टेलिन हो गया, और ये ट्रॉट्स्की हो गया। तो ये दोनों मतलब असल में भी जब 1917 में निकोलस सेकंड नाम का जो वहाँ का किंग था उसके अगेंस्ट में ये जो है रेवोल्यूशन करते हैं, और रेवोल्यूशन करने के बाद ये दोनों पावर में आ जाते हैं, ये दोनों बंदे जो है पावर में आ जाते हैं। उसके बाद ये स्टालिन जो है इसको धोखा दे देता है, और इस तरीके से स्टोरी चलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जॉर्ज ऑरवेल ने अपने जो वर्क में दिखाए हैं, दो पिग होते हैं, एक होता है नेपोलियन और एक होता है स्नोबॉल। ठीक है, इनका जो होता है मिस्टर जोन्स, शायद मिस्टर जोन्स ही नाम है। मिस्टर जोन्स नाम का मतलब एक मैनर फार्म करके एक फार्म होता है। ठीक है, पहले आप याद रखना, एक मैनर फार्म करके एक फार्म होता है, उसका जो ओनर होता है वो होता है मिस्टर जोन्स। ठीक है, उसके अंडर में ये सारे एनिमल्स होते हैं।
तो ये दो एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हमने देखा, नेपोलियन और स्नोबॉल, ठीक है। ये जो जिसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टालिन को और ट्रॉट्स्की को। और ये मिस्टर जोन्स किसको रिप्रेजेंट करता होता है, ये निकोलस सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। जल्दी जल्दी आप इतना सा समझ लो। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रेवोल्यूशन करते हैं और इसको भगा देते हैं, मिस्टर जोन्स को भगा देते हैं। सेम जैसे कि निकोलस सेकंड को ये दोनों रेवोल्यूशन करते हैं, स्टालिन और ट्रॉट्स्की, और उसको भगा देते हैं। तो ये एक स्टोरी है, मतलब इस स्टोरी के थ्रू इन्होंने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का ट्राई करा है। तो ये होती है हमारी पॉलिटिकल एलेगरी। तो सिंपल लेमन टर्म में क्या समझे, पॉलिटिकल एलेगरी में क्या होता है, पॉलिटिकल एलेगरी में जो ऑथर होता है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने का ट्राई करता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट रिजीम को या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, वो चलिए बात नहीं करेंगे एप्सिलॉन मेफिस्टोफेलेस की, वरना वीडियो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, वरना बताने को बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल एग्री की बात करें तो ये क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को और सोसाइटी को। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने दे रखा है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, विच क्रिटिसाइजेस द स्टालिनिस्ट रशिया, ठीक है। फिर होती है हमारी फिलोसफिकल एलेगरी, ठीक है। फिलोसफिकल एलेगरी क्या होती है, फिलोसफिकल एलेगरी भी सिंपल है, जल्दी जल्दी अगर बताया जाए फिलोसफिकल एलेगरी क्या होती है। तो फिलोसफिकल एलेगरी जो है, सिंपलिस्टिक वे में अगर मैं बताऊं फिलोसफिकल एलेगरी क्या होती है, तो इसमें ऑथर जो होता है वो किसी कंक्रीट आइडिया या कोई भी उसकी फिलोसफी है या कोई भी उसका कॉन्सेप्ट है, उसको एक पर्टिकुलर वर्क के थ्रू डिफाइन करने का कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑथर जो होता है या राइटर या जो भी कुछ है, वो अपना आइडिया या अपनी एक फिलॉसफी पर्टिकुलर किसी भी चीज के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। फेमस एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, रिपब्लिक बाय प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो का रिपब्लिक में एक बुक सेवेंथ ही है ना, हाँ सेवेंथ बुक में वो है, क्या नाम है, एलेगरी ऑफ केव, ठीक है। अब जब मैं आपको जीआईसी, शायद एल्टीग्रेट में तो क्रिटिसिज्म नहीं है, एलेगरी ऑफ केव, तो जब मैं आपको क्रिटिसिज्म पढ़ाऊंगा जीआईसी में क्रिटिसिज्म है, तो उसमें हम लोग जब रिपब्लिक वर्क पढ़ेंगे तो हम लोग थ्योरी ऑफ केव को बहुत डीपली समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग इतना जान लेते हैं कि एलेगरी ऑफ केव में क्या होता है, इसमें प्लेटो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा एक मतलब एनिमल, एक इंसान का एग्जाम्पल देते हैं जो केव में होता है, तो उसके थ्रू एक फिलोसफिकल आइडिया जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद करो कि एलेगरी ऑफ केव में एक फिलोसफिकल वो है, ठीक है। जब हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे। तो फिलोसफिकल एलेगरी एक्सप्लोर द आइडिया लाइक ट्रूथ, जस्टिस और नॉलेज। तो इस वाली में जो रिपब्लिक वाली में ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलेगरी ऑफ केव, ठीक है। ये हुआ, ठीक। एग्जाम्पल भी लिखा है एलेगरी ऑफ द केव बाय वो, ठीक है। उसके बाद है फेमस एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा फेमस एग्जाम्पल एलेगरी ऑफ द केव, ठीक है, जॉन बनियंस का पिलग्रिम प्रोग्रेस हम लोगों ने पढ़ा। देखिए ये एग्जाम्पल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सीरियसली देख रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके किसी भी एग्जाम में या कोई भी डिस्क्रिप्टिव अगर आप राइटिंग करते हैं, जैसे अगर एल्टी ग्रेड में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और अब जो जितना भी पैटर्न हो रहा है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ही हो रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा जब आपको सर्टेन एग्जाम्पल पता होंगे। अच्छा जैसे आपने देखा, अच्छा प्लेटो का एलेगरी ऑफ द केव, अच्छा तो ये फिलोसफिकल है, कैसे है कि क्योंकि इसमें यार वैसे तो जब आप एलेगरी ऑफ केव पढ़ोगे तो आप समझोगे हाँ कि इसमें तो यार ये एक पर्टिकुलर चीज़ बता रहा है कि जो बंदा इनलाइटेंड है वो दूसरों को हेल्प करे, इस तरीके से बता रहा है। तो आपको पता लगेगा हाँ यार ये तो फिलोसफिकल एलेगरी है। जैसे जॉन बनियंस का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में आप क्रिश्चियन की जर्नी को देखेंगे, बुक को अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आप देखोगे हाँ यार क्रिश्चियन की जर्नी दिखाई गई, बट इसमें कहीं ना कहीं जॉन बनियंस एक रिलीजियस लेसन भी हम लोगों को देना चाहते हैं। डांटे का डिवाइन कॉमेडी है, दैट इज ऑल्सो अ सोल्स जर्नी फ्रॉम सिन टू सेल्वेशन, सेम है पिलग्रिम प्रोग्रेस की तरह। एडमंड स्पेंसर का ये भी बहुत प्यारा वर्क है, फेरी क्वीन, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बहुत अच्छा वर्क है ये फेरी क्वीन। ये भी एक पॉलिटिकल एलेगरी है, जिसमें कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेज करने की ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा वर्क है, जिसमें करेक्टर्स हैं लाइक वर्च्यू, लाइक होलीनेस, तो 7 पार्ट में है, अलग अलग करेक्टर अलग अलग वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एवरी मैन। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और विलियम गोल्डिंग का है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, तो अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं तो आप ये सारे एग्जांपल्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, और एक दो और भी याद हो तो बेहतर है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट एलेगरी कि क्या होती है, और
इसके बाहर आई थिंक कुछ नहीं है, बस नॉर्मल एक ये टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में कवर करा है। थैंक यू सो मच।